बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस पाठ के पिछले भाग में हमने पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न किए थे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक। अब इस भाग में हम आगे वाले प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक हल करने वाले हैं। तो जल्दी से आप अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। 11 प्रश्न दिया गया है हमें कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिखिए। तो बच्चों, हमें पता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन की विपरीत है, या हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत है। क्या होता है संयोजन अभिक्रिया में कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एकल अभिकारक टूटता है और वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो अभिक्रियाएं हैं ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो क्या लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में हम कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ये इसके विपरीत होती है। इसमें एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या अधिक पदार्थों में टूट जाता है। समीकरण के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर जल का बनना लिया है, तो हम क्या लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, 2H2 + O2 मिलकर किसका निर्माण करेंगे, 2H2O यानी कि जल का निर्माण यहाँ पर करेंगे। और वियोजन अभिक्रिया यदि हम इसकी देखें तो क्या होगा, यहाँ पर जल का एक अणु टूटकर किस में बदल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2H2O ये क्या बनाएगा, 2H2 + O2 का निर्माण करेगा। जब 2 अणु जल के टूटेंगे तो किसका निर्माण होगा, 2H2 + O2 का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से ये संयोजन और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे की विपरीत अभिक्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे दिया गया है हमें उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि वियोजन अभिक्रियाओं में क्या होता है, पदार्थ को अपघटित होने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है। ये अलग अलग रूप में हो सकती है, जैसे कि ऊष्मा हो सकती है, प्रकाश के रूप में हो सकती है, विद्युत के रूप में हो सकती है। तो यदि हम देखें ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन किसके द्वारा होता है, ऊष्मा के द्वारा होता है। जब हमने इसे गर्म किया था तो एक इसमें बदल गया था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण यहाँ पर हुआ था। आगे हम देखते हैं प्रकाश के द्वारा वियोजन किसमें हुआ था, ये हुआ था सिल्वर क्लोराइड में। और सिल्वर क्लोराइड किसमें वियोजित हो जाता है, 2Ag + Cl2 में वियोजित हो जाता है। यहाँ पर बच्चों 2 आएगा क्योंकि ये समीकरण क्या है, अब ये संतुलित हो जाएगी। नेक्स्ट है विद्युत द्वारा वियोजन अभिक्रिया। तो विद्युत के द्वारा भी हमने क्या किया था, जल का विद्युत अपघटन किया था। तो क्या हुआ था वहां पर कि 2H2O ये किसमें वियोजित होता है, 2H2 + O2 में वियोजित होता है। तो इस तरह से ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के द्वारा वियोजन अभिक्रिया संपन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे इसमें हम कि इन अभिक्रियाओं में जो अधिक क्रियाशील तत्व है ये क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यदि समीकरण देखें हम तो यहाँ पर क्या अभिक्रिया हो रही है, कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में अभिक्रिया हो रही है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा और किसका निर्माण होगा, यहाँ पर जिंक सल्फेट का निर्माण होगा और कॉपर इसमें से अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को। क्या होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें क्या होता है कि 2 यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है और इसके द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है। समीकरण देखें इसकी हम, तो यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में और किसका निर्माण होगा, यहाँ पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो यह अभिक्रिया कैसी है, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो हम कहेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए हमें क्या लिखनी है, अभिक्रिया लिखनी है। रासायनिक समीकरण हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये हमने क्या लिया है, सिल्वर नाइट्रेट लिया है और ये कैसा है, इससे हमें सिल्वर धातु प्राप्त करनी है और हम किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, इसकी कॉपर के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो किसका निर्माण होगा, यहाँ पर CuNO3 का निर्माण होगा और सिल्वर जो है वो शुद्ध रूप में यहाँ पर अलग हो जाती है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को हम व्यक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों, हमने पढ़ा था अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेपण अभिक्रियाएं
कहलाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जिस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। यदि समीकरण लिखे हम इस अभिक्रिया का तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सोडियम सल्फेट क्या कर रहा है? बेरियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कर रहा है और क्या बनेगा यहाँ पर? बेरियम सल्फेट के सफेद अवक्षेप का निर्माण होता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड भी जो है वो बनता है। तो क्या बन रहा है यहाँ पर? बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है या ह्रास हो रहा है, उसके आधार पर हमें यहाँ पर समझाना है कि उपचयन या अपचयन क्या होता है। तो यदि हम उपचयन की बात करें तो क्या होता है उपचयन? कि जब भी किसी अभिक्रिया में पदार्थ के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, तो हम क्या कहेंगे उसे? कि यहाँ पर उपचयन हो रहा है। उदाहरण देखें हम, यहाँ पर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में संयोग कर रहा है, तो कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। और किसका निर्माण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार 2Mg + O2 मिलकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है, क्योंकि इसके साथ में ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमें पूछा है यहाँ पर कि अपचयन प्रक्रिया को भी समझाना है। तो अपचयन में क्या होगा? उपचयन प्रक्रिया का उल्टा होगा, यानी कि ऑक्सीजन में क्या होगा? यहाँ पर ह्रास होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जब अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। उदाहरण लिख सकते हैं हम इसके ZnO+C। तो क्या हो जाएगा? कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का क्या कहेंगे हम? कि अपचयन हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया दी है CuO+H2। तो ये ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ में जुड़ जाएगा? यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में जुड़कर जल का निर्माण कर लेता है। और इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे? कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन के वृद्धि या ह्रास के आधार पर उपचयन और अपचयन की प्रक्रिया को समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ा था कि जब क्या किया था? हमने कॉपर को गर्म किया था तो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया हुई थी और एक काले रंग के पदार्थ का निर्माण हुआ था। क्या था काले रंग का पदार्थ? कॉपर ऑक्साइड था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भूरे रंग का जो चमकदार तत्व है वो क्या है? यहाँ पर कॉपर है। और वायु की उपस्थिति में जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो अभिक्रिया भी हम लिख सकते हैं 2Cu+O2। ये क्या बना लेते हैं? कॉपर ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो बच्चों हमने पढ़ा था लोहे की वस्तुओं पर क्या हो जाता है? संक्षारण हो जाता है। लोहे की वस्तुएं जब ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आती है तो उन पर जंग लग जाती है। उस जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इन्हें पेंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें हम? कि लोहे की वस्तुओं पर ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में जंग लग जाती है, अतः लोहे की वस्तुओं को वायु और जल के संपर्क में आने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? उन पर पेंट कर दिया जाता है, ताकि क्या होगा? वो लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएंगे, जल्दी से लोहे की वस्तुएं खराब नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो हमने पढ़ा था बच्चों कि जो तेल और वसायुक्त पदार्थ होते हैं जब इन्हें हम लंबे समय तक रखते हैं तो इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका उपचयन हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हटाकर इनमें क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे क्या होगी? उपचयन की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम? कि नाइट्रोजन क्या है? कम सक्रिय गैस है और यह खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। इसीलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों के पैकेट में क्या किया जाता है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उनका उपचयन नहीं हो सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया है संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है? जब कोई पदार्थ अपने आसपास में अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो संक्षारित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? हम संक्षारण कहते हैं। क्या लिखेंगे इसे हम? कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहा संक्षारित होता है, उसके ऊपर जंग लग जाती है तो लोहे की वस्तुएं जल्दी से खराब हो जाती है। तो उदाहरण हम लिख सकते हैं इसकी, जैसे कि लोहे पर जंग लगना और चांदी पर काली परत जमना। इसके अलावा तांबे पर हरे रंग की परत भी जम जाती है। तो ये भी क्या है? संक्षारण का
उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पूछा है विकृत गंधिता। क्या होती है विकृत गंधिता? कि जब तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री को हम लंबे समय तक रखते हैं तो वे विकृत गंधी हो जाते हैं, उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि तेल में वसायुक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर वे विकृत गंधी हो जाते हैं और उनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं। तो इसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, खाद्य सामग्री के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिससे वे ऑक्सीकृत नहीं हो पाते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।